हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अविका शाम को जब कॉलेज से घर आती है तो देखती है कि उसका भाई चीकू ओरियो बिस्किट खा रहा है और उसे ऐसे खाता देखकर वो बोल पड़ती है। जब देखो कुछ ना कुछ भैंस की तरह जुगाली करता ही रहता है। अरे कभी तो अपने इस मुंह को आराम दे दिया कर नालायक। ओ तेरी प्रॉब्लम क्या है? कुछ खाते हुए दिखता हूँ तो कहती है जब देखो तो चढ़ता रहता है, कुछ खाते हुए ना दिखो तो सूखी हड्डी हो रहा है। चाहती क्या है तू? हाँ तो तू बाहर के ये वेफर्स खाना छोड़ देना। जब देखो ये काले से बिस्किट चबाता रहता है। क्या स्वाद आता है तुझे इसमें? पहली बात तो ये काला बिस्किट ओरियो है और ये मुझे बहुत पसंद है। तुझे कोई दिक्कत है? मतलब किसी ने सही कहा है, कुत्ता चाहे 4 पैर वाला हो चाहे 2 पैर वाला, खाएगा बिस्कुट ही। तू मुझे कुत्ता कह रही है? अच्छा तू समझ गया। दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी उनकी माँ अनीता वहाँ आ जाती है और दोनों को बहस करता देखकर कहती है, क्यों काय किए जा रहे हो? और तुझे भी खाने हैं तो खा, उसके खाने पर नजर क्यों लगा रही है? आप भी हमेशा इसी की साइड लेती रहती हो। अरे हमेशा यही खाता रहता है इसलिए बोल रही थी बस। आई बड़ी बात हो गई। अब हो गया तेरा? अब मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में खाने। ओए चीकू अबे सुनना, ला एक बिस्कुट टेस्ट करवा मुझे। बिल्कुल नहीं, कुत्तों के बिस्किट बंदरिया को हजम नहीं होते। खाने दे उसे, मैं देती हूँ तुझे किचन से लाकर। इतना कहकर अनीता किचन से एक और ओरियो का पैकेट लेकर आती है और अविका को दे देती है। वो बिस्किट को टेस्ट करके देखती है और खाते ही कहती है, कितना चॉकलेटी है ये, कितना अच्छा लग रहा है माँ। हाँ अभी पता चला क्यों चीकू यही बिस्किट खाना पसंद करता है। हाँ बड़ा टेस्टी लग रहा है ये, जरा मीठा भी नहीं है। अब से तो ये ओरियो मेरा फेवरेट हो गया। इतना कहकर वो एक के बाद एक पैकेट के सारे बिस्किट खा जाती है। अगली सुबह वो अपने कॉलेज के पास वाली किराने की दुकान पर जाकर वहाँ खड़े लड़के से कहती है, जरा एक ओरियो बिस्किट देना। ओरियो बिस्किट ना, छोटा या बड़ा पैकेट? अच्छा दुकान में बड़ा पैकेट भी है तो ठीक है, बड़े वाला बिस्किट का पैकेट दे दो। जी अभी लाता हूँ। इतना कहकर वो एक ओरियो बिस्किट का पैकेट लेकर उसे दे देता है और दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। तो ऋतिक कहता है, और कुछ भी चाहिए आपको? नहीं, वैसे ये जर्नल स्टोर आपका खुद का है? आपको कैसे पता? मैं बता नहीं रही, पूछ रही थी। सही है, काफी बड़ी दुकान है आपकी। हाँ सारा सामान मिलता है यहाँ पर। वैसे मैंने आपको यहाँ पर कई बार देखा है। आप कहीं आसपास रहती हैं क्या? नहीं, मैं तो अमर कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ तो पास में ही मेरा कॉलेज है ना, तो आते जाते देखा होगा। ये मैं इसे क्यों बता रही हूँ? मैंने तो ऐसे ही पूछा था, इसने तो अपना पूरा एड्रेस ही बता दिया। ठीक है मैं चलती हूँ। आप ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? देखिए माना कि मैंने आपसे हंस के बात करी है, लेकिन आप उनका गलत मतलब मत निकालिए। अरे मेरा मतलब आप पैसे देना भूल गई हैं। पैसे देकर जाइए। ओह पैसे? हाँ अभी देती हूँ। इतना कहकर वो पर्स से पैसे निकालकर उसे दे देती है और रास्ते में ओरियो खाते हुए घर जाती है, जिसके बाद से उसे ओरियो बिस्किट खाने की आदत सी हो जाती है। वो रोज ऋतिक की दुकान से ही ओरियो खरीद कर खाया करती, जिससे दोनों की काफी बातचीत होने लगती है और वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। जिसके बाद दोनों अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में बताकर शादी कर लेते हैं। शादी की पहली रात ऋतिक उसके लिए महंगी वाली चॉकलेट लेकर कमरे में जाता है और उसे देते हुए कहता है, हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत मीठा खाकर करते हैं। फर्स्ट नाइट को कोई चॉकलेट गिफ्ट करता है क्या? चलो मीठा ही लाना था तो ओरियो बिस्किट ले आते। ओरियो बिस्किट? अरे ये चॉकलेट्स मैं तुम्हारे लिए मॉल से लेकर आया हूँ। पता भी है कितनी महंगी हैं। अरे यार मॉल से चॉकलेट लाने से अच्छा था तुम अपनी दुकान से ओरियो बिस्किट के 5-6 पैकेट ले आते, मैं खुश हो जाती। ये पागल वागल है क्या? ओहो नाराज क्यों होती हो? अभी ये चॉकलेट्स रख लो, कल ओरियो बिस्किट खा लेना। वैसे भी अब तो मैं भी तुम्हारा और दुकान भी तुम्हारी। ऋतिक की बात सुनकर अविका मुस्कुरा देती है। अगली सुबह नाश्ते के समय सबके खाना खाने के बाद अविका एक ग्लास दूध और ओरियो बिस्किट का पैकेट लाकर टेबल पर रख देती है और ये सब देखकर उसकी सास मीना कहती है, ना बहू ना, मुझे दूध नहीं पीना। आज नाश्ता जरा दबा कर लिया था मैंने। हाँ ये तो है, आपके लिए नहीं क्योंकि ये मेरे लिए जो है
पर यार ऐसे सादा दूध नहीं पिया जाएगा। एक काम करो, इसमें कॉफी डालकर ले आओ। जी नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए है। आप लोग नाश्ता कर चुके हैं, अब मुझे करने दीजिए। बहू तो ये दूध बिस्कुट का नाश्ता करेगी? इतने से तेरा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा तो 4-5 ओरियो बिस्किट्स और खा लूंगी। और क्या, चलिए घूरिए मत। पहले ट्विस्ट करो, फिर लिक करो, फिर डंप करो। इतना कहकर वो ओरियो बिस्किट को दूध के ग्लास में डिप करके खाने लगती है और उसे ऐसे खाता देखकर ऋतिक कहता है, ये तुम बिस्किट खा रही हो कि उसकी ऐड कर रही हो? ये क्या बच्चों की तरह खा रही हो? अरे इसे छोड़कर कभी रोटी सब्जी भी खा लेकर, ताकत मिलती है उससे। बहू तू तो बिल्कुल ना बॉडम मालूम पड़ती है। अविका का ओरियो लव बढ़ता ही जाता है और वो कभी ओरियो बिस्किट खाती तो कभी ओरियो शेक पिया करती। एक दिन ऋतिक को जरूरी काम से कहीं जाना होता है तो उसकी सास अविका को दुकान संभालने को कहती है। दुकान पर आते ही वो इतने सारे ओरियो बिस्किट देखकर पगला जाती है और जब तक वो दुकान में रहती है तो सारे ओरियो बिस्किट खाकर चिढ़ कर जाती है और शाम को घर लौट जाती है। अगले दिन ऋतिक दुकान में सारे ओरियो बिस्किट खत्म देखकर हैरान हो जाता है और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहता है, कल में सारे ओरियो बिस्किट की बिक्री हो गई क्या? मतलब दुकान में एक भी ओरियो बिस्किट नहीं था। एक ग्राहक को चाहिए था पर था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल जब मैं बहू को दुकान संभालने के लिए छोड़कर गई थी तब मैंने देखे थे, बहुत सारे बिस्कुट थे। अब बिक गए क्या सारे? अभी ने क्या बताऊं कि सारे के सारे ओरियो बिस्किट्स तो मैं खा गई और नहीं सासू माँ, बस कुछ ही बचे थे और बाकी के शायद चूहे खा गए। अच्छा जी, मान लेते हैं। क्या पता वो चूहे तेरे रिश्तेदार हो, क्योंकि तुझे भी वो बिस्कुट पसंद है और चूहे भी सारी दुकान का सामान छोड़कर वही बिस्कुट खाकर गए हैं। ओहो माँ, अपनी दुकान में चूहे तो क्या कॉकरोच भी नहीं है। मैं इतनी सफाई जो रखता हूँ। मैं तो जानती हूँ, अपनी बीवी को समझा, क्योंकि वो बिस्कुट किसी चूहे ने नहीं बल्कि इस चूहिया ने खाए हैं। आपको कैसे पता लगा सासू माँ? अब झूठ ही ऐसा बोला है तूने कि पता तो लगना ही था। देख बहू, पहली गलती है इसलिए माफ कर रही हूँ, लेकिन इस ओरियो बिस्कुट के पीछे इतनी बावली ना हो कि उसको खाने के लिए तू हमसे झूठ बोले। सॉरी सासू माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर अविका अपना झूठ मान लेती है, जिसके बाद वो ओरियो बिस्किट खाना कम कर देती है। समय बीतता है, सब सही चल रहा होता है। तभी अविका का जन्मदिन आता है। शाम को जब वो किचन में खाना बनाकर बाहर निकलती है तो सारे घर की लाइट्स ऑफ होती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और वो देखती है कि उसके बर्थडे के लिए पूरा घर सजा हुआ है और सामने रखा हुआ है ओरियो बिस्किट केक, जिसे देखकर वो खुशी से उछल पड़ती है। ये ओरियो बिस्किट केक मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। अब तेरा जन्मदिन है तो तेरी ही पसंद का केक होगा ना। चल अभी फटाफट से केक कट कर। तभी अविका केक कट करके ऋतिक को खिलाती है तो ऋतिक उल्टा केक उसी को खिला देता है। तुम ही जी भर के खाओ। वैसे आज मेरा बर्थडे है तो मैंने ओरियो बिस्किट्स की एक डिश बनाई है, आप लोग खाना चाहेंगे? ओरियो बिस्किट की डिश मतलब? मैंने ना ओरियो के पकौड़े बनाए हैं। यानी तूने मीठे पकोड़े बनाए हैं? बहू पागल है क्या? बिस्किट के कहीं पकोड़े होते हैं क्या? मतलब कुछ भी बना लिया तूने। अरे आप एक बार चख के तो देखो, मैंने खुद पहली बार ट्राई किए हैं, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में जाती है और एक प्लेट में चटनी और ओरियो बिस्किट के पकोड़े लेकर आती है और तीनों मिलकर वो पकोड़े खाते हैं। वानी शेखर से शादी करके बहुत खुश थी, पर शादी के पहले रात को ही शेखर नशे में धुत होकर वानी के पास आता है और नशे में उससे बोलता है, अगर तुम्हें हर बीवी की तरह ये लगता है कि मैं राम हूँ तो तुम अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो, क्योंकि मैं रावण हूँ। तुम्हारी शादी रावण से हुई है और तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। इतना बोलकर शेखर नशे में बेहोश होकर बेड पर गिर जाता है। ये सब देखकर वाणी को कुछ समझ नहीं आता और वो शेखर के जूते उतारकर उसको ब्लैंकेट उड़ाकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। शेखर आकर उसके हाथों से वो मैगजीन ले लेता है। रात में आपने खुद को रावण क्यों बोला?
आप रावण नहीं है। अगर आप रावण होते तो जब मेरा पति मुझे मंडप में छोड़कर जा रहा था तब आप मेरा हाथ नहीं थामते सबके सामने। अगर लोगों को राम और तुझे सीता बनने का शौक है तो तू बन, पर मैं रावण ही ठीक हूँ, समझी? और ये बात पूरी मुंबई जानता है, तू भी समझ जाए तो अच्छा होगा। इतना बोलकर शेखर अपनी खोली से निकल जाता है। शेखर वहाँ जाता है और उन गुंडों को मारकर उनसे बोलता है, मेरे होते हुए कोई भी गुंडा लड़कियों को छू तक नहीं सकता। अब कभी शहर में नजर आया ना तो कभी नजर ही नहीं आएगा। शेखर का गुस्सा देखकर सारे गुंडे डरकर भाग जाते हैं। तुझे ये रकम मिलती ही इसलिए है ताकि तू अपनी जगह को भूल जाए, समझा? वाणी उनकी सारी बातें सुन लेती है और जल्दी से चौल में जाती है। थोड़ी देर बाद में शेखर घर वापस आता है। अरे समझ जा, इंसान के रूप में रावण है वो, रावण। नहीं, तुम सब झूठ बोल रही हो। शेखर जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर वो ऐसे होते तो मेरी शादी वाले दिन मेरे पिता की इज्जत रखने के लिए वो ये सब नहीं करते। अरे बेवकूफ लड़की, वो एक नंबर का गुंडा मवाली है। उसने अपने फायदे के लिए तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, ना कि तेरी इज्जत बचाने के लिए और ना ही तेरे पापा की जान बचाने के लिए किया उसने ये सब। अरे यकीन नहीं होता ना तो जा जाकर कोठे पे देख ले, पता चल जाएगा तुझे। चौल वालों की बातें सुनकर वाणी रोते हुए कोठे पर जाती है, जहां शेखर नशे की हालत में बैठकर मुजरे का मजा ले रहा था। ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो रोते हुए चौल वापस आकर खुद से बोलती है, मुझे लगा था बुरे वक्त में उन्होंने मेरा हाथ थामा, वो एक अच्छे इंसान है, पर वो तो अब मैं क्या करूंगी? अब तो मैं पिताजी के पास वापस भी नहीं जा सकती। वाणी अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि तभी शेखर नशे में डूबा हुआ एक हाथ में बोतल और दूसरे हाथों में वाणी के लिए खाना लेकर आता है। शेखर को देखकर वाणी डर जाती है और शेखर उसके हाथों में खाना देकर उससे बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लेकर आया हूँ, खा लो, और सुबह के लिए सॉरी। मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा असली रूप पता चल चुका है। सही बोलते हैं लोग और तुम खुद भी कि तुम एक रावण हो। पता चल गया ना, तो अब से वही करना जो मैं बोलूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और अपना खाना अपने पास ही रखो, मुझे नहीं खाना। इतना बोलकर वाणी जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और समय के साथ शेखर के लिए वाणी की नफरत भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन वाणी मार्केट जा रही थी, तभी शेखर भी उसके साथ था, जिसके बाद कुछ लड़के सिया नाम की एक लड़की को छेड़ रहे थे। शेखर वहां जाता है और उन गुंडों को मारकर उनसे बोलता है, मेरे होते हुए कोई भी गुंडा लड़कियों को छू तक नहीं सकता। अब कभी शहर में नजर आया ना तो कभी नजर ही नहीं आएगा। शेखर का गुस्सा देखकर सारे गुंडे डरकर भाग जाते हैं और सिया शेखर के गले लगकर उससे बोलती है, थैंक यू शेखर भैया। कोई आपको गुंडा बोले या कुछ भी बोले, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ। ये बोलकर शेखर उसके साथ उसको कुछ सब्जियां दिलाने लगता है। ये देखकर वाणी खुद से बोलती है, आखिर ये इंसान क्या है और कितने चेहरे हैं इसके? ये बोलकर वाणी शेखर का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि शेखर सिया को सब्जियां दिलाने के बाद में एक एनजीओ में जाता है और कुछ पैसे डोनेट करता है, जिसके बाद वो किसी अजीब सी बस्ती में जाकर एक आदमी से बोलता है, ये तुम्हारा इस बार का रोकड़ा। पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे तुम्हारे आदमी अपने चोल में नहीं दिखने चाहिए, और हाँ, टाइम पर पानी वानी सब कुछ आना चाहिए। अरे शेखर, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। तू बस हमारे हर महीने पैसे देता रहे, हम तेरे चोल कभी नहीं आएंगे। पर क्या है ना, जहाँ तेरे चोल वाले रह रहे हैं वो जमीन मेरी है, तो उस नाते में कभी कभी वहाँ आकर घूम लिया करूँगा। तुझे ये रकम मिलती ही इसलिए है ताकि तू अपनी जगह को भूल जाए, समझा? वाणी उनकी सारी बातें सुन लेती है और जल्दी से चौल में जाती है। थोड़ी देर बाद में शेखर घर वापस आता है और शेखर को देखकर वाणी उससे बोलती है, आखिर तुम हो कौन? कितने चेहरे हैं तुम्हारे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 10 रूप है मेरे, और मुझे समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे ही पूरे चोल वाले मुझे रावण नहीं बोलते। अब जाने दो मुझे। पर मुझे मेरे सवालों के जवाब देते जाओ। शेखर, शेखर। शेखर वाणी के किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है।
रात को वाणी अपने चोल में बैठकर कुछ मैगजीन पढ़ रही थी। शेखर आकर उसके हाथों से वो मैगजीन ले लेता है और उसे बोलता है, वो मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है? क्या बात है, आज तो होश में दिख रहे हो। वैसे खाना बना हुआ है, तुम खुद से ले लो क्योंकि मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। मेरे हाथों में चोट लगी है, तुम निकाल दो, मैं मैगजीन पढ़ के तुम्हें सुना दूंगा। अच्छा, तुम्हें पढ़ना आता है? तुम्हें क्या लगता है तुम ही पढ़ी लिखी हो? मैं अपने कॉलेज का टॉपर था। शेखर उसको अपने बारे में बताने लगता है। पर तुम्हारी माँ और बहन के साथ हुआ क्या था? मैं अपनी छोटी फैमिली के साथ खुश था और एक दिन कुछ गुंडों ने मेरी बहन को पकड़ लिया और जब मेरी माँ ने मेरी बहन को बचाने की कोशिश की तो उसमें मेरी माँ और बहन दोनों की जान चली गई। मैं उन दोनों को नहीं बचा पाया। बस तब से मुझे समझ आ गया कि ये शहर भोले भालों के लिए नहीं है। मुझे तुम्हारे सारे रूप समझ आ गए शेखर कि तुम क्या हो और क्या नहीं। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये बोलकर शेखर उसे गले लगा लेता है और वाणी भी बहुत जल्द शेखर के साथ रहकर उसके रंग में रंग जाती है। अब दोनों मिलकर अपने चौल वालों और उस एनजीओ के लिए काम करते हैं और इस तरह वाणी शेखर के साथ अपनी जिंदगी जीना सीख जाती है। वैशाली और दीपक की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है, जिसके बाद उसकी ननद विधि चौखट पर चावल का कलश रखकर वैशाली से गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, आइए भैया भाभी, अंदर आइए। माँ की जगह मुझे आपका वेलकम करने को मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन माँ का हक लेकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं विधि, माँ 4 धाम पर गई है, क्या हुआ अगर तुमने स्वागत किया तो? और वैसे भी माँ ने कहा था कि मुहूर्त के अनुसार ही शादी करना ठीक रहेगा। हाँ दीदी, आप बुरा मत मानिए। वैसे माँ जी कब आएंगी? भाभी, माँ को कम से कम अभी 2 हफ्ते लगेंगे। अरे मैं तो आपसे दरवाजे पर ही बात करने लग गई। आप दोनों अंदर आइए। चलो चलो, जान छोटी। रुकिए रुकिए भैया, मैंने सुन ली आपकी बात। चलिए चलिए, जल्दी से दीजिए। क्या दूं चुड़ैल? क्या बोला आपने? चलिए अब मुझे 5000 निकाल कर दीजिए। हो, इतने ज्यादा? अच्छा, ये ज्यादा है। चलिए 10,000 निकालिए जल्दी से। अंदर आना चाहते हैं या भाभी को यहीं खड़ा रखोगे? ले गरीब, 8000 रख। दीपक जी, क्यों तंग कर रहे हैं दीदी को? मान जाइए ना। अरे ये लो पूरे हैं, अब तो अंदर आने दो। जाइए जाइए, एंजॉय कीजिए। इस तरह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह वैशाली जल्दी उठकर साफ सफाई, पूजा पाठ और खाना बनाने जैसे सारे काम कर लेती है और चाय बनाकर वो दीपक के पास जाती है और अपने गीले बालों से उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोलती है, दीपक जी उठ जाइए, गुड मॉर्निंग हो गई है, जल्दी से चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। सोने दो ना यार। लगता है आप ऐसे नहीं उठोगे। ये बोलकर वो दीपक के गालों पर किस कर देती है। जैसे ही वो जा रही होती है, दीपक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और बोलता है, जान, रोज मॉर्निंग किस ऐसे ही दे दिया करो, जिससे मेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बन जाए। अब आपकी गुड मॉर्निंग हो गई हो तो मैं जाऊं? अभी मुझे दीदी को भी उठाना है। ये अजीब सी स्मेल कैसी? हाय, सब्जी जल गई। ये बोलकर वो चली जाती है और थोड़ी देर बाद तीनों टेबल पर ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। खाना परोसकर वैशाली दोनों से बोलती है, आप दोनों चक्कर बताइए, गाजर का हलवा कैसा बना है? शक्कर ठीक तो है ना? अरे ये क्या बनाया है? अरे ऐसा तो किसी ने नहीं बनाया हमारे घर में आज तक। लगता है ज्यादा अच्छा नहीं बना, मैं पहले ही दिन फेल हो गई। अरे अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा बना है। मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। हाँ भाभी, बहुत अच्छा बना है। पहले तो भैया मुझे ही कहते थे कि गाजर का हलवा मुझसे अच्छा कोई भी नहीं बना सकता, और अब भाभी की तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आज से पहले इतना अच्छा हलवा कभी नहीं बनाया। भैया भाभी का दिल रखने के लिए ये कह रहे होंगे। ऐसे ही एक शाम को वैशाली रसोई में आटा गूंद रही होती है। तभी डोर बेल बजती है और विधि को आवाज लगाकर वैशाली बोलती है, दीदी दीदी देखिए ना, बाहर दरवाजे पर कोई है, शायद पार्सल वाला होगा। मैं आटा गूंथ रही हूँ, आप जाकर साइन करके पार्सल ले लीजिए। जी भाभी। विधि साइन करके पार्सल ले लेती है
और पार्सल को देखकर मन में बोलती है, ओह, तो भैया ने प्यारी भाभी के लिए पार्सल भेजा है। मेरे लिए तो कभी ऐसे गिफ्ट नहीं भेजा। अब भाभी की वजह से दिन पर दिन भैया बहुत बदलते जा रहे हैं। लाइए दीदी, मैं कमरे में रख देती हूँ इसे। जी भाभी। वैशाली अपने कमरे में चली जाती है। तभी दीपक भी आ जाता है और खाना खाते वक्त विधि अपने भाई से कहीं बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन दीपक उसे साफ मना कर देता है। तभी वैशाली बोलती है, दीपक जी, दीदी का इतना मन है तो चलिए ना। ये मीटिंग, क्लाइंट, ये सब तो चलता ही रहता है, पर छुट्टी तो एक ही होती है ना। अब आप मना नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, चल लूंगा। ठीक है विधि, हम कल घूमने जाएंगे, जहाँ तुम दोनों बोलोगे वहीं। बस। थैंक यू भैया, इसने फिर से भैया से अपनी बात मनवा ली। मैंने बोला तो भैया ने साफ इनकार कर दिया और इनके कहते ही मान गए। सच में भैया बहुत बदल गए हैं। अगले दिन ही तीनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। वो लोग साथ में घूमते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। धीरे धीरे विधि को वैशाली से नफरत होने लगती है। वो खुद कुछ ना करके सारा काम वैशाली से ही करवाया करती। कुछ दिन बाद में उसकी सास बबीता घर वापस आ जाती है। वैशाली अपनी सास के पैर छूकर उसका स्वागत करती है और उसे नींबू पानी बनाकर पिलाती है। बहू, किसी ने तुझे तंग तो नहीं किया ना? नहीं माँ जी, सब बहुत अच्छे से हो गया। दोनों ने मेरा खूब ख्याल रखा। आप बताइए, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत आनंद आया बहू, मुझे मन को शांति मिल गई। कुछ देर बाद में रसोई में काम करते हुए अचानक से वैशाली को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। बबीता तुरंत डॉक्टर को घर बुलाती है, जिसके बाद वो आकर चेकअप करके बताती है कि वैशाली प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। दीपक भी अपनी पत्नी के लिए खट्टी मीठी चीजें और बच्चों के लिए टॉयज लेकर आता है। वक्त बीतता जाता है। वैशाली की प्रेगनेंसी को पूरे 8 महीने हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी विधि बोलती है, भाभी कैसी रोटी सब्जी बनाई है और क्या हो गया है आपको? ऐसे तो नहीं बनाती थी। सब्जी में सिर्फ मिर्च झोंक दी है आपने। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। आप दही डालकर सब्जी खा लीजिए। हाँ हाँ, अब तो आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कभी दही, कभी चीनी, कभी किसी और चीज का सहारा लोगी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। विधि, ये कैसी बातें कर रही है तू अपनी भाभी से? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? ऐसी स्थिति में वो काम कर रही है। अगर थोड़ी नमक मिर्च ज्यादा हो गई तो क्या हो गया? हाँ हाँ, मेरा ही तो दिमाग खराब हो गया है। विधि, ये अचानक ऐसा क्यों बोल रही हो? अब आप भी कह लो, सबने सुना दिया। देखा भाभी, सब आपकी वजह से मुझे कितना बोल रहे हैं। ये बोलकर वो चली जाती है तो वैशाली दोनों से बोलती है, माँ जी, दीपक जी, आप दीदी की बात का बुरा मत मानिए। हो सकता है वो किसी बात से परेशान हो, इसीलिए ऐसे बोल दिया। नहीं बहू, ये बहुत ज्यादा बोलने लग गई है। भला ऐसे कौन बोलता है? हाँ वैशाली, माँ सही कह रही है। दीपक इतना बोलकर उससे प्यार से बात करने जाता है, लेकिन कमरे के बाहर आते ही वो फिर से लड़ने लगती है और अपनी भाभी को बोलती है, भाभी, आखिर आपको चुगली करके क्या मिला? भाई बहन के बीच दरार डलवाकर आपको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं दीदी, मैंने उनको आपके पास नहीं भेजा। वो अपने आप से गए थे। मैंने तो उन्हें बहुत रोका था। हाँ, मैं खुद आया था तेरे पास। और तू क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? तेरी भाभी ने कभी तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तू ऐसे कह रही है। कभी कपड़े पर, कभी कॉफी पर, और हाँ आजकल तो खाने के पीछे भी सुना रही है। अरे कभी खुद का मन करता है कि भाभी की इस हालत में मदद कर दूं। हाँ दीपक, सही कह रहा है तू। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो तू बोलती क्यों नहीं है? लेकिन बेवजह बहू पर चिल्लाना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ माँ हाँ, अब आप भी चिल्ला लो। अब बस आपकी ही तो कमी थी। मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता। जब से वैशाली भाभी आई है, इन्होंने मेरे सारे हक, सारा प्यार छीन लिया है भैया से। भैया बस इनकी ही बात सुनते हैं, मेरी नहीं। वो जो बोलती है वही होता है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। मैंने आप दोनों भाई बहन को कभी अलग करने के बारे में नहीं सोचा। दीपक जी, मुझे बहुत पेन हो रहा है। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक बाहर जोरों से बारिश होने लगती है और एम्बुलेंस भी बारिश में फंस जाती है, जिस वजह से वैशाली की डिलीवरी घर पर ही करनी पड़ती है।
बबीता विधि से विशाली की डिलीवरी की तैयारी करवाती है और उसे कमरे में ले जाकर बोलती है, विधि बेटा, जल्दी से गर्म पानी और कपड़ा ले आ, खिड़की दरवाजे बंद कर दे। विधि अपनी माँ की बात सुनकर वैसा ही करती है। कुछ देर बाद में डिलीवरी हो जाती है और तुरंत डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है, जहाँ डॉक्टर जच्चा बच्चा को स्वस्थ बताकर उसे कुछ जरूरी इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर चली जाती है। तभी होश में आकर वैशाली विधि को बोलती है, थैंक यू दीदी, थैंक यू माँ जी। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो ये राजकुमार इस दुनिया में नहीं आ पाता। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, अंत भला तो सब भला। ननद भाभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही साथ सब बच्चे के साथ भी खेलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।